जय भीम नमो बुद्धाय। हम मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में आज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। पूरे देशवासियों प्रदेशवासियों को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की ओर से एवं तमाम मध्य प्रदेश के मूल निवासियों की ओर से। विश्व आदिवासी दिवस का महत्व क्या है और आदिवासी की वर्तमान में स्थिति क्या है, इस पर हम चर्चा करने के लिए बुरहानपुर के यहाँ कई गणमान्य लोग हैं। हमारे साथ में आकाश ग्रुप के जो संगठन के अध्यक्ष है वास्कले सर, क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? सभी को पहले तो आदिवासी दिवस की सभी देश भर के आदिवासियों को शुभकामनाएं। और मैं इस दिवस पर विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में और विशेषकर मध्य प्रदेश में बहुल रूप में आदिवासी है और इनकी स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय है। अब जाके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मुझे याद है कि शिक्षित हो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। अब शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन उतनी मात्रा में नहीं शिक्षा पहुंच रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से शासन ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज भी आदिवासी समाज पीछे है। दूसरी बात कि शिक्षित हो रहा है वैसे वैसे वो संगठित भी हो रहा। अब देखें शिक्षा विभाग से या अन्य विभाग में सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में आदिवासी समुदाय का थोड़ा प्रतिनिधित्व बना है, वो भी ग्राम स्तर पर जो कुछ नियुक्तियां हुई इस वजह से। और उन शिक्षकों के द्वारा अब शिक्षा क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने एक समाज सेवा के रूप में भी काम किया है। और दहेज प्रथा, कुछ जो छुआछूत वाली बातें थी उनके विरुद्ध लड़ने के लिए उनको जागरूक हम भी कर रहे हैं। और इस वजह से आज जन जागृति हुई है और हमारे पढ़ाए और हमारे साथ में पढ़े हुए उन लोगों ने एक नेतृत्व के रूप में काम करना शुरू किया है। अभी मैं आदिवासी अधिकारी कर्मचारी संगठन का जिला उपाध्यक्ष हूँ और हमने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के आदिवासी को जगाने का काम किया है। तो संगठन सिर्फ आकाश नहीं बना है, जेएस बना है और आदिवासी एकता परिषद जो पूरे भारत में चल रहा है, तो उसका नेतृत्व भी हम गुजरात भी गए, राजस्थान भी गए, अलग अलग जगह जा कर के वहाँ के साथियों से मिले और उनसे हमें कुछ प्रेरणा मिली और हमने अपने क्षेत्रों में जा कर के काम किया। और आज भी हम कह रहे हैं कि पहले हमने स्टार्टिंग में आज से 3 साल पहले जब रेणुका मंडी में हमने आदिवासी दिवस का आयोजन किया था, तो सबसे ज़्यादा लोग इतने बैठे वहाँ मंडी में बैठे नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा संख्या में थे, क्योंकि उनको पहली बार ऐसा लगा था कि अपने लोग, मेरे लोग वहाँ पर आ रहे हैं। और जब हामो आखा एक छे, एक ये जो नारा था इसने सबको जगा दिया। हर किसी के मन में हामो आखा एक छे एक नारा चला और लोग सचमुच जो छोटे मोटे बैर थे किसी से हो, वो सब बुला करके उस दिन आए थे। और आज मैं कह रहा हूँ, आज वर्तमान स्थिति में जब आज आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, तो अभी आसपास में कम से कम बड़े बड़े कार्यक्रम मैं आपको गिनाऊँ तो 5-6 जगह बड़े कार्यक्रम हैं जहाँ पर पब्लिक बहुत सारी आनी है। और गांव-गांव में हमसे कांटेक्ट करते हैं लोग कि सर आप हमारे यहाँ कार्यक्रम आयोजित हम करेंगे, आप आ जाओ। तो हमारे पास समय भी बहुत कम है और खुशी यह होती है कि हमारे गांव के लोग जाग रहे हैं। गांव में जो आदिवासी लोग हैं वो जाग रहे हैं। आज कोरकू, भील, बिलाला, बारेला सब लोग यहाँ पर, सबसे बहुल जो क्षेत्र है, बहुल चीज 4 जातियाँ सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, और वो संगठित हो करके आज वो अपने अपने बल पर, अपने अपने खसर पैसों की, कोई उनके पास मजदूरी के लिए पैसे ना हो, मतलब मजदूरी करके आते हैं लेकिन खाने के लिए पैसा ना हो, लेकिन मजदूरी करके इसमें पैसे डाल रहे हो। इससे बड़ा स्वाभिमान मैं कहता हूँ हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम तो बहुत खुश हैं कि हमारे लोग जाग रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अब शासन की तरफ से क्या होना चाहिए कदम। हम तो हमारे लिए कर रहे हैं, हम कितना कर पाएंगे? हमारे पास क्या आर्थिक स्थिति है? आर्थिक स्थिति हमारी अभी बहुत कमज़ोर है। हम शिक्षित हो रहे हैं लेकिन नौकरियां कहाँ हैं? अभी भी नौकरियों की भी बहुत किल्लत है। जो हम लग गए, पहले जब सरकार आई थी तब हम गांव से ही लग गए थे, जब वस्ती शिक्षक या फिर जिसको कहते हैं कि संविदा शिक्षा भर्ती हुई थी पहले 2001 में, तब से जो शिक्षा भर्ती हुई उसके बाद में हमारी संख्या बहुत ही घट गई है। उसके बाद में भर्तियाँ ठीक से हुई ही नहीं। और आज भी जितने युवा हमारे पढ़े लिखे हैं आज आकाश के बैनर तले आते हैं
जयस के बैनर तले आते हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारे आवाज़ पहुंचाने वाला कोई है नहीं। और यही हमारी कमज़ोरी है कि हमारे शासन ने हमारी सुध लेनी चाहिए। आर्थिक स्थिति से अभी भी कमज़ोर है हम लोग। और मैं कहता हूं कि जो संविधान में हमारे लिए जो व्यवस्था की गई है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति, हमारे पूर्वज या फिर हमारा दादा परदादा हमारे लिए कुछ वसीयतनामा लिख के चले जाता है, उस तरह से उन्होंने लिख के चले गए, लेकिन आज भी हमें वो हक नहीं मिल रहा। 5वीं 6वीं अनुसूची में जो हमें स्वायत्तता दी गई है, आज भी वो लागू नहीं हो रहे सर। और दुख इस चीज़ का है कि हमारे प्रतिनिधि, हमारे द्वारा जो चुने गए वो प्रतिनिधि भी हमें भूल जाते हैं। इसलिए हमारी ये बहुत बड़ी पीड़ा है। हम आपके मंच से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि आप जनमत टीवी से जो आज, लॉर्ड बुद्धा टीवी से जो आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आज देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि हमारी तरफ से, हमारे आदिवासियों की तरफ से सबसे पहले शुभकामनाएं उनको, और कम से कम शासन को ये हमारी तरफ दृष्टि डाले। वो सिर्फ हम वोट बैंक नहीं हैं, हम चाहते हैं कि हमको बरसों से लूटा गया है। आज भी जो बंधुआ प्रथा है उसके लिए हम कितना लड़ेंगे, हमारी पहुंच कहाँ है। हम एक सरकारी कर्मचारी हैं, हम अपने दायित्व पहले निभाएंगे, उसके बाद में जो समय बचता है समाज के लिए दे पाते हैं। तो ये काम तो शासन ने करना चाहिए ना, पर वो नहीं कर रही है बहुत सारे क्योंकि इसमें हमारे तरफ है ना आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और कोई आवाज़ उठाता है वो पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है, उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। दिक्कत है। प्रतिनिधि भी तो है सर, सांसद है, प्रतिनिधि है, लेकिन वो इतनी प्रखरता से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं, या फिर हम हमारे अंदर से कोई व्यक्ति उन्हें कहता भी है तो उसकी आवाज़ पहुंचती नहीं है। हमने हमारे क्षेत्र में अभी जो निमाड़ क्षेत्र है, खरगोन क्षेत्र है, बढ़वानी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस नेतृत्व की मिला है उनको थोड़ा बहुत, लेकिन उनके द्वारा भी अभी कोशिश कर रहे हैं वो भी बेचारे, पर उनको भी वो क्या उससे बड़ा और कोई है तो वो उसे दबा दे रहा है, तो इसलिए आवाज़ पहुंच नहीं पा रही हमारी सर। इस बार से छुट्टी डिक्लेयर नहीं की गई सर, ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि इतना बड़ा जो देश में 8.6% हमारा समुदाय है, उसका अस्तित्व, एक हम प्रतिनिधित्व करने की ताकत रखते हैं सर, और इतनी ज़्यादा संख्या में हमको गिना नहीं जाता है, हमको गिना नहीं जाता। हम जल जंगल ज़मीन के लिए इतने सालों से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जल जंगल ज़मीन के शब्द तक नहीं पहुँचे वहाँ पर। आज एक चीज़ खुशी की बात यह होती है कि आज आदिवासी नेता जो होती थी वो मुर्मू, वहाँ पर राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पर पहुँची, लेकिन इस चीज़ की खुशी है। लेकिन आज भी हमें ऐसा लगता है कि वो इतना होने के बाद में हमें एक उम्मीद तो है कि कुछ होगा, बस एक आस लगाए बैठे सर। धन्यवाद। हमारे साथ में बच्ची, अपना बताइए, नाम बताओ। खुशी कनौज है। क्या कहना चाहोगे विश्व आदिवासी, उसका क्या महत्व है? सबसे पहले मैं विश्व आदिवासी दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि ये दिवस हम क्यों मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं और ये क्यों मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1994 में हुई थी और एक बैठक के दौरान अनाउंस किया गया था ऑफिशियली कि इसे वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में हम मनाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक आदिवासी समाज से हूँ और एक आदिवासी नारी हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, एक वक्त था जब आदिवासियों को कमज़ोर और पिछड़ा वर्ग कहकर धिक्कार दिया जाता था, उनके अधिकार उनसे छीन लिए जाते थे। पर वो एक ऐसा वक्त था जब हमारे आदिवासी लोग इतने अवेयर नहीं थे, उतना उन्हें पता नहीं था, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं था। वो गाँव में ही रहते थे, उन तक उतनी बातें पहुँच नहीं पाती थी। लेकिन तब के और अब के वक्त में बहुत बदलाव आया है। बदलाव इस तरह आया है कि आज आदिवासी लोग अपने बल और बुद्धि के बदौलत आज बहुत आगे बढ़ गए हैं। आज कई विभागों में, जैसे सिविल सर्विस है, वन विभाग है, या डॉक्टर्स कहो आप, या बैंक में कहो, सब आज अलग अलग पद पर, अच्छे अच्छे पद पर आज बैठे हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे समाज को रोशन कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी, जो आज इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुँच गई है, हमारे समाज से बिलोंग करती है। हम सभी के लिए बहुत ही गर्व और अच्छी बात है कि आज वो वहाँ पहुँची है। आज वो वहाँ पहुँची है, कल और 10 लोग वहाँ पहुँचेगी
और हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं। जिस तरह एक मिट्टी मिलकर ईंट बनाती है और ईंट मिलकर दीवारें बनाती है और वही दीवारें घर बनाती है, जब ये निर्जीव चीज़ें, इतनी अच्छी चीज़ें, इतनी निर्जीव चीज़ें अगर एक घर बना सकती है, फिर हम तो इंसान हैं, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आदिवासी समाज में सबसे अच्छी चीज़ मैंने एकता देखी है। मैं कहने के लिए बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ अब तक देखी है कि यहाँ एकता बहुत ही अच्छी है। और समय, हर चीज़ का एक समय लगता है, एक समय के साथ में सब कुछ हो जाता है। उसी तरह समाज अभी पूरा डेवलप्ड तो नहीं हुआ है, लेकिन डेवलप के स्तर पर है और डेवलप करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कई आदिवासी कार्यकर्ता लोग हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं, गाँव-गाँव में शिक्षा के लेकर सबको अवेयर कर रहे हैं। कई आदिवासी बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आज सभी अवेयर हो चुके हैं इस बारे में। और मैं कहना चाहूँगी कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें हमारे आदिवासी समाज में इम्प्रूव करना अभी बाकी है। हमें हमारे, जैसे सर ने अभी बताया कि आर्थिक रूप से हमें अभी वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा में भी बहुत सी चीज़ें हैं कि बच्चे शिक्षा ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन बीच में कई रीज़न की वजह से छोड़ देते हैं। इसमें स्पेशली नारी इंक्लूडेड है, जो अपनी शिक्षा ग्रहण करती है लेकिन किसी वजह से छोड़ देती है। ये चीज़ पे हमें वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह इतने टाइम में इतना बदलाव आया है, तो आगे के टाइम में और भी ज़्यादा बदलाव आएंगे और समाज एक अच्छे स्तर पर पहुंचता जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम होता रहेगा और ज़रूर होगा, अच्छे से होगा। हमारा समाज हमें वैसे ही हमारी प्रकृति की पूजा करना सिखाता है, सेवा करना सिखाता है, प्रकृति के साथ रहना सिखाता है। हम भले से शहर में आ गए हैं, हम शहर में रह रहे हैं, हमारी शिक्षा की वजह से शहर में रह रहे हैं, लेकिन हमारी नींव अभी भी गाँव है, जंगल है। हमारी जंगल हमारी ताकत है। हमें हमारी प्रकृति जीना सिखाती है। हम हमारे गाँव वाले लोगों को शहर में आना नहीं सिखाते, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमें उन्हें वहीं की वहीं उतनी फैसिलिटीज़ दे कि वो वहाँ पर रहकर खुद को डेवलप कर सके और हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चल सके। इसी के साथ मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना ये बताइए चाहूँगी। कि आपने जल जंगल जमीन की बात करी, आज जी। कॉर्पोरेट जो है पूंजीपतियों की नज़र आज उस पर जा पहुंची है, उस पर क्या कहना चाहोगे, कैसा उसको रोक पाइए? देखिए, जल जंगल ज़मीन आदिवासियों का नारा है कि ये सब हमारी है। हम सब यहाँ रह रहे हैं, बहुत वक्त से, आदि मानव के ज़माने से रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई पर्सन एक जगह पर रह रहा है, उसने उस चीज़ को संभाला है, तो वो उस चीज़ का अधिकार उसे दिया जाना चाहिए। वो अधिकार उसे बिल्कुल नहीं छीना जाना चाहिए। आप कहीं और रह रहे हो, कोई संभालने वाला कोई और है, और आप अचानक से आके कहोगे कि ये आपका नहीं है, आप ये किसी और का है, ये हमारा कॉर्पोरेशन का है, आप लोग यहाँ से चले जाओ, तो ये चीज़ बहुत गलत होती है। हमारे आदिवासी लोग बहुत भोले होते हैं, इन्हें नहीं समझ आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये कॉर्पोरेशन के चक्कर में डर जाता है। पर अभी वक्त ये नहीं है, हमें अभी समझना होगा, अवेयर करना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में ये थे तमाम बातों को लेकर के, क्योंकि जिस प्रकार आदिवासी भोला है, जल जंगल जमीन के लिए अक्सर लड़ाई लड़ते रहता है, ये इस बात को लेकर जागरूक भी है। लेकिन आज कॉर्पोरेट परिवार जो पूंजीपति है, उसकी नज़र आज उसके ओर पहुँच रही है। या छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, तमाम जो क्षेत्र है जहाँ काफ़ी अच्छी मात्रा में ये तमाम चीज़ें हैं। हमारे साथ में मोहम्मद राव ससानी जी है, भारत मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष। सर, क्या कहना चाहोगे आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में? सर्वप्रथम लॉर्ड बुद्धा टीवी का मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा। लॉर्ड बुद्धा टीवी एक ऐसा टीवी है जो जागृति के ऐसे कार्यक्रम लेता है और लोगों में चेतना जगाने का काम करता है। खास करके आपका भी, आप मध्य प्रदेश के प्रभारी होने के कारण साथ ही साथ आप इस तरह के विषय लेके आते जो कल की तारीख में हमारे समाज को जागरूक करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मैं पूरे भारत भर के आदिवासी और सभी भारतीयों को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आदिवासी, ये हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इसी वर्ष हमारे देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी है, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज हमारे वंचित समाज के एक महिला को उच्च पद पर सम्मानित किया है। सभी भारतीयों को इसकी भी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। आदिवासियों की समस्या क्या है? आदिवासी है कौन? आदिवासी क्या कर रहा है? आदिवासियों ने क्या करना चाहिए? ये बहुत सारे दिशा निर्देश बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताबों में दिए हुए हैं। जब जब हम बाबा साहब को पढ़ते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। संविधान में
धारा 343 आदिवासियों के लिए लिखी गई। प्रावधान किया गया उनके आरक्षण का कि इन्हें आरक्षण मिलेगा तो ये आगे मजबूत होंगे, अपने समाज की प्रगति होगी, विकास होगा। ये संकल्पना थी। क्या हम वो आरक्षण सही तरह से ले पाए? अभी तक तो नहीं ले पाए, क्योंकि हमारा आदिवासी समाज जो मूल निवासी समाज है, जंगलों में रहता है, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं, वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा नहीं, वहाँ पर स्कूल की व्यवस्था नहीं। अभी भी वो परिस्थिति है। आज हम 75वां जो स्वतंत्रता आज़ादी का दिवस मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव में हम इस बात की तरफ ध्यान जरूर दे रहे कि राष्ट्र की चेतना हर एक व्यक्ति में जागे, हर घर पर तिरंगा लहराया जाए। मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र स्वाभिमान में जो चीज़ करना पड़ती है वो करना चाहिए, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ, भारत का मूल निवासी हूँ। और मूल निवासी की हमारी जिम्मेदारी हम लोग समझते हैं। जिन लोगों के घर है वो तो अपने घर पर निश्चित रूप से तिरंगा लहराएंगे, जिनके घर नहीं है वो क्या करेंगे? जिनके घर नहीं है वो क्या करेंगे? ये मुद्दा महत्वपूर्ण है कि 75 साल आज़ादी को होने के बावजूद अभी तक हम हमारे आदिवासी वंचित समाज के लोगों को घर भी नहीं दे पाए हैं। ये जो गैर बराबरी हमारे में निर्माण हुई है, ये जो खाई निर्माण हुई है, ये खतरनाक है। कल के भारत के लिए और भी खतरनाक है, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक एक कौम को दबाया नहीं जा सकता है। और उस कौम को दबा रहे हो जो ये भारत के मूल निवासी है। आदिवासी का मतलब क्या होता है? आदिकाल से ये देश का मालिक रहा है वो। हम अपनी मालिकियत, देश की रक्षा, इन सब बातों का संज्ञान रखते हैं। और इसी के साथ जल, जंगल, ज़मीन, इसका संरक्षण भी करते हैं। संविधान में जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है, उसको अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं किया गया है। क्या है, हमारे बहुत सारे साथियों को पता नहीं है, लेकिन उसमें हमें वो अधिकार मिलता है कि हमारा शासन, हमारी पंचायत, हमारी सरकार हमारे गांव में रहेगी। वहाँ पर हमारे आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार सारी सरकार चलेगी। वहाँ के जंगल की रक्षा हम करेंगे, वहाँ के खदानों की रक्षा हम करेंगे, वहाँ के ज़मीन की रक्षा हम करेंगे, वहाँ के जल की रक्षा हम करेंगे। ये हमारा अधिकार है। वहाँ पर किसी प्रकार से षड्यंत्र करके कोई कलेक्टर महोदय भी नहीं जा सकते हमारे उस गांव के मुखिया के परमिशन के बगैर। ये प्रावधान होने के बावजूद आज उसमें जो जल, जमीन, जंगल, इसमें जो घुसपैठ बढ़ रही है, कहीं तो भी लगता है इतना सारा हमारे पास में, इतना हम कर्तव्य निभाने के बाद में भी, आज़ादी के 75 वर्षों के बाद में हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कुछ चंद लोग पढ़ लिख गए होंगे, उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलता होगा, वो भी आरक्षण के कारण हुआ होगा। पढ़ाई से वंचित समाज, स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित समाज कैसा जीना जी रहा है, इसके तरफ भी किसी राजनीतिक लोगों का ध्यान नहीं जाता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही थी, वो हमारे प्रतिनिधि जो वहाँ पर पहुँचते हैं, वो प्रतिनिधि हमारे समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। वो कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हो सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हो सकते हैं, उनके प्रति उत्तरदायी रहते। वो यदि हमारे समाज से गए हुए, आरक्षण पर गए हुए, चुन के गए हुए लोग हैं, वो एससी के हो सकते हैं, एसटी के हो सकते हैं, वो चुन के गए हैं, समाज के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। उन्होंने समाज की समस्या वहाँ पर संसद में उन्होंने रखनी चाहिए। वो रख नहीं पाते। वो इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि उनकी जो पार्टी है, उनकी मोनोपोली में
ये चीज़ें नहीं आती है कि तुम तुम्हारे समाज के प्रति उत्तरदायी बनो और प्रश्न पूछो वहाँ पर। ये जो षड्यंत्रपूर्ण काम चल रहा है, कहीं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि भारत में 24 सितंबर 1932 में जब पूना पैक्ट लागू हुआ, पूना पैक्ट के कारण ये लोग जो अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाने के लिए वहाँ पर पहुँचते थे, वो चमचों में, दलालों में बदली हो गए। वो कहीं से गए थे कि हमारे समाज की आवाज़ नहीं उठाते। एक एससी का आदमी कभी भी आवाज़ नहीं उठाता। आपने देखा कि पिछली बार के राष्ट्रपति जो थे वो एससी समाज से थे। मैं रामनाथ कोविंद जी वो एससी समाज से थे। पिछले साल के आपने आंकड़े देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एससी पर कितने सारे अत्याचार हुए, कितने बलात्कार हुए, कितने घर जलाए गए हैं, ये सारी बातें हुई है। अब प्रश्न मेरे को तो डर लग रहा है अभी कि अभी हमारी राष्ट्रपति आदिवासी हुई है, आदिवासियों के साथ में क्या सलूक होगा इसका मुझे आज डर लग रहा है। आदिवासी परंपरा, देश की रक्षा करने वाली परंपरा, हमारी जो जितने भी सारे हमारे कस्टम्स है वो उनकी रक्षा करने वाले लोग, उनके साथ में क्या बर्ताव होगा। बहुत अच्छा यहाँ पर इस विषय पर बोला जा रहा है। मैं उन सब बातों का समर्थन करता हूँ, लेकिन राष्ट्रपति महोदय होने के बावजूद भी हमारे जो अधिकार है वो अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं, वो छीने जाएंगे। हम यदि आवाज़ उठा दे तो हमारे को नक्सलाइट कहा जाएगा। लोग जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि हमारी स्थिति आज की तारीख में भारत में क्या है। हम इस देश के मालिक होने के बावजूद हमें गुलामों से भी बदतर जीना पड़ रहा है यहाँ पर। और जो सेग्रीगेशन का जो बरसों से चला आ रहा है कि हमारे लोगों को शहरों से, गांवों से बाहर भगाना, भागते जा रहे हैं हम लोग। सर ये बताइए कि आदिवासी संगठनों द्वारा, कई संगठनों द्वारा ये मांग की गई है कि जनगणना के अंदर आदिवासियों का धर्म हिंदू न लिखाकर उनका अलग से जनगणना में अलग से रखा जाए, क्योंकि उनका जो कोड भी हिंदू कोड ना लग के संयुक्त कोड जो है उनका वो मांग की जा रही है। और उस समय ऐसी स्थिति में आदिवासी राष्ट्रपति बनाया जा रहा, तो क्या इस आंदोलन को रोकने का प्रयास तो नहीं है? निश्चित रूप से है, क्योंकि क्या है, ये जागृति आ रही है। हमारे संगठन बहुत सारे हो गए, जागृति आ रही है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं, तो इनको कहीं तो भी रोका जाना चाहिए। ये जो लिपापोती वाली बातें हैं ना कि हमारे समाज का सम्मान कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं तो भी ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारे जितने सारे संगठन हैं निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आकाश हो, जयस हो, ये जितने सारे संगठन हैं, अभी हमारा जो बॉम्सेप का संगठन भी है उसके पीछे काम कर रहा है। तो ये जो संगठन है बहुत अच्छी दिशा देने का काम कर रहे हैं, किंतु कहीं तो भी लगता है कि यहाँ पर एक जन आंदोलन की ज़रूरत है, और जन आंदोलन के लिए हमारे लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। जब तक देश में जन आंदोलन नहीं होगा तब तक यहाँ पर कुछ भी हमको हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीति करते हैं हम लोग, हमारे प्रतिनिधि चुन के देते हैं हम लोग। निश्चित रूप से हमको लगता है कि हमारा आदिवासी वहाँ पर गया, हमारे लिए आवाज़ उठाएगा, उठा नहीं पाता वो, तो दूसरा रास्ता हमारे पास में क्या बचता है? हमारे ये भी प्रयास हुए कि हम राजनीति करें, हमारी खुद की पार्टी निर्माण करें, जैसे गोंडवाना पार्टी हुई, ये इस तरह की जो आदिवासियों की जो पार्टी निर्माण हुई, फिर उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी हो गई। इन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कहीं तो भी लगा कि उन्होंने भी फिर बाद में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और समाज की जो आवाज़ हमको उठाना है उठा नहीं पाते हैं। इसलिए 75 वर्षों के बाद में भी ये दयनीय स्थिति हमारी। मैंने एक प्रश्न अभी ये किया था कि तिरंगा लगाना हमारा काम है, देश के प्रति जगाना हमारा काम है, देश का स्वाभिमान हमारे में होना ज़रूरी है। हमारे झोपड़ों पर वो तिरंगा जचेगा क्या? ये प्रश्न है मेरा। 75 साल के बाद में शासन से, सत्ता वालों से, सबसे कब उसको मकान मिलेगा, कब उसको घर मिलेगा? अब बड़े उत्साह से बोल रहे हैं कि भाई हर एक, और अपने पैसे का, खुद के पैसे का झंडा लगना चाहिए। अरे उसके पास में पैसे नहीं है, पैसे ले घर बनाने के लिए, किवाड़ लगाने के लिए उसके पास में पैसे नहीं है, खिड़की लगाने के लिए पैसे नहीं है, घर की पुताई करने के लिए उसके पास में पैसे नहीं है। कहाँ से लाएगा वो झंडे के लिए पैसे? और झंडा तब सार्थक होगा हमारा जब उसका घर बन जाएगा, खुद का घर बन जाएगा उसका।
सर मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि आपने राष्ट्रपति की बात करी, अब इसके पहले भी राष्ट्रपति थे, जाति की बात किया था कि इस जाति के थे, इस समय भी ये बात की, लेकिन इसके पूर्व जो राष्ट्रपति हुए उन पर कभी जातिगत बात नहीं की कि इस जाति की बने। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि ज्ञानी जैल सिंह थे, फिर उसके बाद में अब्दुल कलाम साहब आए, इनके बारे में भी ऐसा बोला नहीं गया, लेकिन अनुसूचित जाति का जब आदमी आ जाता है तो उसको बोलते, क्योंकि कहीं तभी दलित समाज का आदमी, आदिवासी समाज का हमने राष्ट्रपति बनाया, कहीं तभी लगता है कि ये आदिवासी समाज को क्या संदेश देना चाह रहे, करोड़ों को दूर कर रहे, सिर्फ ये बताने के लिए दुनिया को कि भाई हमने उस समाज का राष्ट्रपति बनाया, हमारे राष्ट्र का प्रमुख वो है, डिसीजन वो लेंगे, हम क्या लेंगे। ये जो नीति है, ठीक है, हमारा सम्मान किया जा रहा है, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे लोगों का सम्मान कब होगा, उनको जो आवश्यक सुविधाएं है, प्राथमिक सुविधाएं जो है, वो कब पहुँचेगी, वो कब इंसान के जैसा जीना जिएगा। आज वो इंसान के जैसा जीना नहीं जी रहा है, आज वो पशुतुल्य जीना जी रहा है, कहीं पर जंगल में सांप काट लेता है, किसको दवा दारू समय पर नहीं मिल पाती है, वहीं पर मर जाता है। ये मरणासन्न जीवन हम जी रहे, कहाँ सुरक्षा है स्वतंत्र भारत में हमको। मैं आदिवासी दिवस पर हमारे साथियों को इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग आए, जागृति लाए समाज में, और समाज में जितना हो सके हमारे को समाज को जागरूक करके और सड़क पर उतारे। जब तक हम जन आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक हम हमारा अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हमारा अस्तित्व आज की तारीख में खतरे में आ गया है। पुनः एक बार मैं आदिवासी दिवस पर सभी भारतीयों को शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमारे साथ में अखिल भारतीय मराठा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद महाजन जी है। सर क्या कहना चाहोगे? तकरीबन विश्व के आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में जो बुद्ध टीवी ने कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके लिए तो सबसे पहले बधाई के पात्र है। हमारी शुरुआत तो हम हमेशा करते हैं जय जिजाऊ जय शिवराया, प्रेरणा सूत्र है, और प्रेरणा सूत्र आदिवासियों के भी हमारे बिरसा मुंडा जी हैं, जिनको याद किया जाता है। मैं पिछले वर्ष बड़ा अचंभित रह गया कि मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा विश्व आदिवासी दिवस मनाया। हंसी आती है, आदिवासी बहुल राज्य है हमारा, आदिवासी बहुल क्षेत्र नहीं है, राज्य है हमारा, प्रतिनिधित्व भी है इसमें आदिवासी लोगों का। अभी विषय भी निकला हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का, तो सबसे पहले तो इससे शायद 20-25 साल पहले KR नारायणन भी बने थे, वो भी दलित समाज से ही थे। पर आजकल ये बहुत नया मार्केटिंग शुरू हो गया है समाज में और पॉलिटिक्स में, OBC पंतप्रधान। अब ये OBC इसने खुद को कौन से साल में किया वो नहीं बताता, उसने उसकी जाति को OBC में कब डाला ये नहीं बताता। कल ये भी उनके भाई खुद प्रहलाद जी मोदी जी का स्टेटमेंट था कि मेरे बाप ने चाय बेची है, मोदी ने नहीं बेची है, नरेंद्र मोदी ने। यानी एक थीम देखी है, पॉलिटिकल थीम क्या बोलती है कि हमारे लिए कोटा है, सब है, सुविधा है। बाबा साहब ने बहुत उपकार किए हम पर कि हर समाज हर जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। वो क्यों मिले? क्योंकि हमारी समाज का दुख दर्द, वो एक महापंचायत है, वहाँ पर सभी के सामने आए। वहाँ तो बड़ी हालत ख़राब है हमारी। अभी हमारी ज़िले के अंदर विजय शाह जी है, आदिवासियों में से आते हैं। आज तक के मुझे कभी भोपाल के अंदर वो एक भी प्रश्न आदिवासी के बारे में करते हुए नहीं दिखे। तो ये थीम बांध दी गई है कि भाई हम तुमको लेंगे, तो तुमको सब करना है हमारे जैसा ही, हम जो बोलेंगे उतना ही, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। यही प्रथाएं पूर्वजों में भी थी, पर तोड़ी में हमारे महामानवों ने। उन्होंने जो कष्ट लिया वो कष्ट आज हम नहीं कर पा रही है, दुख की बात है। और साथ ही साथ अभी जन जागृति तो आ गई है हमारे में, पर हमारी परेशानी क्या है? OBC बोलता मेरा संगठन, SC बोलता मेरा संगठन, ST बोलता मेरा संगठन।
अभी मेरा नहीं, हम सबका एकत्रित रोना एक प्लेटफॉर्म पे हम जब एक साथ रोएंगे ना तो रोना बहुत दूर तक जाएगा। अभी समस्या क्या है, गवर्नमेंट ने खुद हमको बांट दिया है टुकड़ों टुकड़ों में, तू 5% ले, तू 7% ले, तू 8% ले, तू 52% ले, तू और नहीं मैं तो 7% हूँ, पर वो 3.5% इकट्ठा है ना। दिक्कत ये है ना हमारे साथ। अभी कल परसों की बात है, पन्ना के काउंटिंग के अंदर जज को कहना पड़ा, वो मिश्रा करके IAS है, कि इसको टर्मिनेट करो, बोले ये एजेंट बनाए बोले गवर्नमेंट का। यानी एक सरकारी कर्मचारी की मानसिकता भी इस समाज के प्रति कैसी है, ये हमारे सामने है। तो दिक्कत यही है कि हम अभी पढ़ लिख रहे हैं, और अभी हम काय के लिए पढ़ रहे हैं, अभी हम प्राइमरी स्टेज के अंदर अन्न के लिए पढ़ रहे हैं। ये हमारी दुख की बात है, सबसे बड़ी दुख की बात है। तो पांडुरंग शास्त्री ने कहा था एक बार उनके संबोधन में कि हम अनपढ़ आज भी है क्योंकि हम अन्न के लिए पढ़ रहे हैं। यानी एक ब्राह्मण है पांडुरंग शास्त्री, उसका हमारे समाज के बारे में सोचने का नजरिया देखिए क्या है। तो ये बातें जो है ये कभी कभी दिमाग में आती है। तो एक प्रगल्भता, एक वैचारिक माध्यम हमारे बीच में कहीं ना कहीं हमारे वीरों का आना चाहिए, जिन्होंने इन महामालों ने बलिदान दिया है हमारे पास में। फुले शाहू अम्बेडकर की जो गाथा है आज जो है वो काय के लिए है। वो ना होते तो आज हम अस्तित्वहीन हो जाते थे। आज सिर्फ आदिवासियों में और तुम्हारे और मेरे में सिर्फ कपड़ों का फर्क है। हम थोड़े अच्छे कपड़े पहनने लग गए हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे। परंतु हमें जो भी सुविधाएं संविधान के अनुसार देने की गरज है, या जो हमारे मूलभूत अधिकार है, उसके लिए आज भी हमको लड़ना पड़ रहा है। और जो लोग लड़ने जाते हैं, जैसे मैडम सुधा जी अमेरिका से आई बेचारी आदिवासी के लिए, उसको नक्सली डिक्लेयर कर दिया। इतनी बड़ी दुख की बात है। जिस दिन हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ लिया, उस दिन छत्तीसगढ़ से 125 आदिवासी 5 साल से जेल में से छोड़े गए। क्यों? तो उनकी बेल नहीं हो रही थी। सिर्फ बेल के लिए 5 साल। ये कायदा बताओ, न्याय हमारे लिए न्याय क्या बोलता है? और हमारे खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल चुके हैं कि हमारे संविधान के अंदर हम कहीं ना कहीं काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जटिलता इतनी कर दी है बोले कि हम बेल तक के नहीं दे पा रहे बोले, ऐसी हालत आज हमारी कर दी है। तो इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा, हमारी मानसिकता से उभर कर आना पड़ेगा। सिर्फ विश्व आदिवासी दिवस मना रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ आदिवासी ही जाए। वहाँ हम जैसे संगठित लोगों को भी जाकर उनका भी हौसला और हमारा भी हौसला अफजाई करना पड़ेगा, जैसे हमारे पूर्वज महानुभाव करते थे। तो मैं इस विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी विनंती है अभी कि ये सिर्फ हम वर्ष मनाए ये भूल जाओ। हमें कहीं ना कहीं संगठित होकर इनकी चर्चाएं, इनकी सभाएं सभी दूर लिए जाए, ताकि हमारे समाज में एक जन जागृति आए। हमारे समाज की अंधश्रद्धा भावना ये संपूर्ण हमें निकालना है, तभी जाकर हम सही से हमारे हक के हकदार होंगे। जय जिजाऊ, जय शिवराय। धन्यवाद। ये थे प्रमोद महाजन जी, अखिल भारतीय मराठा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे साथ में बर्थडे जुड़ी है सर। क्या नाम है पूरा अपना, इस पर बताइए, क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम है प्रियंका बर्थडे। सबसे पहले आपकी जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम। सबसे पहले तो मैं विश्व आदिवासी दिवस की सबको शुभकामनाएं देती हूँ। जो पूरे हमारे मूल निवासी जो आदिवासी समाज के जो संगठन है, सभी जो आज का जो दिन है शुभ दिन के रूप में मनाएंगे, तो पूरे देशवासी और पूरे मूलवासी को सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगी कि आदिवासी दिवस क्यों मनाते हम लोग। जैसे आदिवासी दिवस हम इसलिए मनाते हैं जो हमारी आदिवासी समाज का उत्थान, विकास, संस्कृति, अधिकार, इस सब का सम्मान हो और सबको हमको बचा के रखना है। जो संस्कृति है अभी लुप्त होते जा रही है, उसको भी बचाना है। और बहुत सारी चीज़ों में हम पिछड़े हैं, उसको भी बचाना है, उसको आगे बढ़ाना है, शिक्षा को आगे लाना है।
तो मैं यही बोलूँगी कि जो हमारा आदिवासी समाज है, कुछ न कुछ हम काफ़ी टाइम से वैसे तो प्रयास कर रहे हैं हमारे समाज वाले, फिर भी कहीं ना कहीं पीछे है अभी भी। कभी शिक्षा में पीछे है, कभी आर्थिक स्थिति के कारण पीछे है, तो कुछ ना कुछ समस्या है हमारे समाज में अभी भी। तो जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे पूरी तरह से, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज हमारा देश का जो भारत का राष्ट्रपति है, जो महिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देती हूँ राष्ट्रपति का। जो नारी है, प्रथम नागरिक है, जो आदिवासी समाज की है, उसको देख के तो हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा, मतलब लाइन मिलेगी। फिर भी मैं थोड़ी सी नाराज़ हूँ कि आज हमारा देश का प्रथम नागरिक है, उसके बावजूद भी हमको छुट्टी नहीं मिली है। उसके लिए थोड़ी सी हमारे समाज के प्रति और बहुत सोचने वाली बात है कि हमारा प्रथम नागरिक होने के बाद भी हमको छुट्टी क्यों नहीं मिली। एक दिन की छुट्टी नहीं घोषित कर सकते, ये तो उनके हाथ में था, राष्ट्रपति के हाथ में था ना। पूरे देश के लिए एक दिन की छुट्टी घोषित कर सकते थे वो, पर नहीं किए। तो उस बात को लेके हमको सोचना चाहिए। हमारे संविधान के प्रति वो गए हैं आगे। जो आदिवासी जो महिला बनी है, जो राष्ट्रपति हमारी है, तो संविधान, जो हमारा संविधान ने हमको अधिकार दिया, तब जाके वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ जाके सब कुछ भूल जाते हैं कि हम किस वजह से आए हैं और किसकी बदौलत से आए हैं, वो चीज़ हम लोग भूल जाते हैं। तो थोड़ी सी नाराज़गी है हमारे राष्ट्रपति जी महोदय जी से। तो ठीक है, जो भी है, अभी छुट्टी तो घोषित नहीं की है, फिर भी जैसे नेक्स्ट बार सोचेंगे उस बात को लेके। और हमारे समाज में आदिवासी दिवस इसलिए मनाते हैं कि पूरे साल भर में क्या होता है, उस चीज़ को विचार किया जाता है कि हमारे समाज में क्या इम्प्रूव हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उस बहुत सारे पॉइंट को लेके उस दिन हम चर्चा करते हैं। इसलिए ये आदिवासी दिवस मनाते हैं, जहाँ पे घर घर हर दिन घर घर जाके अभी सबको न्योता दिया है आज के लिए। 9 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाएंगे हम लोग इसलिए। और आज का जो आदिवासी दिवस है हमारा, बहुत खुशी की बात है कि हम पूरे विश्व में आज आदिवासी दिवस के रूप में मना रहे हैं उसके लिए। और बाकी जो बात है, बाकी मेरे बुजुर्ग लोगों ने बोल दिया है, उसके लिए थैंक। जैसे अपने प्रतिनिधि भी यहाँ विधायक सांसद है, वो भी नहीं इस मुद्दे पर आवाज़ करने को तैयार कि छुट्टी नहीं हुई है। देखो, वो आरक्षण लेके अपना पद का फ़ायदा उठा लेते हैं, उसके बाद पता नहीं, हमको भी नहीं पता कि वो आगे जाके क्यों नहीं अपनी बात रखते हैं। अभी इलेक्शन भी हुए हैं, अपने आदिवासी समाज के जो भी है उनको फ़ायदा भी मिला है। आरक्षण का फ़ायदा उठा के वो अब अध्यक्ष, सांसद, विधायक जो भी पद पे जाते हैं, पर वहाँ जाके समाज के प्रति एक भी क्वेश्चन नहीं उठाते हैं वो कि हमारे समाज में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा। जिसके पास कोई पद नहीं रहता है, जिसके पास कोई सुनने वाला नहीं रहता है, वैसे लोग बोलते कि हमारे समाज में ये कमी है, वो कमी है, तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके पास पद है, जिसके पास सब कुछ है, वही तो करेगा आगे। बिना पद के कुछ नहीं कर सकते। तो अभी हमारे जो भी है, अभी जनप्रतिनिधि आए हैं चुन के, वो हमारे समाज के लिए कुछ सोचे, कुछ पॉइंट रखे। और बाकी हमारा जो समाज है शिक्षा में पीछे है, जब तक शिक्षा में आगे नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसलिए शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सही कहा बच्ची ने कि जो नेता है, प्रतिनिधि, वो भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। हमारे साथ में राजेश सावकारी जी है, अपाक संगठन के अध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष। सर, क्या कहना चाहोगे? 9 अगस्त को हम लोग विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते आए हैं। सर्वप्रथम मैं हमारे लाड बुद्धा चैनल के मध्य प्रदेश प्रभारी अनिल भाई सोलो जी को शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि जनहित में ऐसे मुद्दे जो ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज में रोचक और जागरूक हमारा समाज बनेगा। आज का हमारा जो मुद्दा है कि विश्व आदिवासी दिवस पर हमारे आदिवासियों की क्या स्थिति है, तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा आपको कि 1994 में जो है वो लागू किया गया था कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाए। भारत की जनसंख्या का 8% जो है वो हमारी जनसंख्या है आदिवासी भाइयों की। उस समय की जो सरकारें थी, व्यापक प्रचार प्रसार ना होने के कारण विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाया गया था। और 2010 से लगभग विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। कुछ जागरूक लोग थे, केवल उन्होंने आदिवासी दिवस मनाना चालू किया है। और अभी भी हमारी जागरूकता नहीं होने के कारण हम विश्व आदिवासी दिवस नहीं मना पा रहे।
कहीं भी ग्रामों में, शहरों में हम लोग जब जाते हैं आदिवासी भाइयों के पास में, जब हम पूछते हैं कि भैया ऐसा ऐसा है, तो उन्हें मालूम ही नहीं है। उसका कारण है अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो है हमारे भारत देश के, आज बेरोजगारी है। आज इतना बड़ा आरक्षण लागू होने के बाद में भी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 5वीं और 6वीं जो अनुसूची है वो जारी नहीं हो पा रही है। उसका कारण है कि संविधान में स्पष्ट निर्देश है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची, अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 244 क वो लागू होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो सत्ता आदिवासियों की, वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है वो आदिवासियों की, मतलब नियम कायदा प्लस कानून केवल आदिवासियों का। परंतु आज भी हमारे आदिवासियों की ज़मीनें कहीं पर कोई ले रहा है, नाम पे कोई और कर ले रहा है। ये पूरे भारत देश की, बाहर से कंपनियां आ जाती हैं और आदिवासियों का शोषण हो रहा है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया खड़ी की जा रही है, उनको सूद ही नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं हो रही है, जिसके कारण से हमारा जो आदिवासी है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहा है। कहीं बहुत सारे गाँव ऐसे जहाँ पर बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, रोड नहीं है, नाली नहीं है। तो इस समस्याओं को निपटने के लिए सबसे पहले मैं एक ही बात कहूँगा कि सबसे पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा। हमारे आदिवासी भाई लोग शिक्षित बने, जभी तो हम लोग जो है वो हमारी पीढ़ी और दर पीढ़ी को सुधारेंगे। और कुछ जैसे सर, जैसे छुट्टी निकली नहीं हुई, तमाम कर्मचारी संगठन आजाद से जे संगठन, आपका भी संगठन, छुट्टी की आप संगठन ने मांग नहीं करी क्या? सभी लोगों ने छुट्टी की मांग करी है। चूंकि मांग करना इसलिए जायज़ है क्योंकि हर साल जो है वो हमको छुट्टी मिलती है, परंतु इस बार क्या मालूम किस वजह से जो है छुट्टी डिक्लेयर नहीं की गई है, वो बड़ा खेद का विषय है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि भारत देश की प्रथम नागरिक हमारे आदिवासी समाज से ही है, द्रौपदी मुर्मू जी, उनको भी बधाई देना चाहूँगा। और हमारे आदिवासी भाइयों को मैं एक ही आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहूँगा कि हमें शिक्षा की जोत जो है वो जलाए रखना है, और प्राकृतिक संसाधनों का जो वो रखरखाव कर रहे हैं, जो रक्षक बन के बैठे हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि आदिवासी जो होता है वो पुरातन काल से मूल निवासी है। आदि का मतलब प्राचीन और वासी का मतलब निवासी। तो आदिवासी जो है वो मूल निवासी है हमारे भारत देश के। धन्यवाद। ये था हमारे साथ में राजू सावकारी, हमारे साथ में राजू खेड़कर जी जो है बाबा साहब अम्बेडकर समाज समिति के अध्यक्ष। सर, क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम मैं लॉर्ड बुद्धा चैनल के मध्य प्रदेश के प्रभारी अनिल सोहले जी को बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर आप बात करते हैं। और आज आपने जिस विषय पर हमको लोगों को आमंत्रित किया है, वह विषय बहुत गंभीर है, व्यापक है कि भारत में आदिवासियों की स्थिति क्या है और आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि विश्व में आदिवासी दिवस 9 अगस्त को जो मनाया जाता है, उसके मनाने के क्या कारण हैं। हमने ये जानना चाहिए, हमने ये समझना चाहिए कि पूरे विश्व में लगभग 100 जनजातियां हैं और भारत में वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार 700 जनजातियां हैं। 1960 में ये जनजातियां केवल 200 थी और आज 700 हो गई हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि 1955 में कालेलकर समिति और बाद में लोकुर समिति आई और इन समितियों ने जनजातीय विकास और जनजातीय ये लोगों के लिए काम करने का एक बीड़ा उठाया। तो जब अनुसूची बनी, बाबा साहब ने संविधान में उन सूचियों को लिया। तत्कालीन समय में केवल 200 थी, अब 700 हैं। तो समितियों में जो रिकमेंडेशन राज्य शासन के द्वारा केंद्र शासन को भेजी जाती है और जनजातियों की संख्या बढ़ते जाती है, उसके कारण भी हमारे जनजातीय भाइयों को संविधान की, बाबा साहब की मंशा के अनुसार फ़ायदा मिलना शुरू हुआ है। माना कि वो हमारी गति कम है, लाभ मिलने की हमारी गति कम है, ये मानते हैं हम, लेकिन संविधान के प्रावधानों के अनुसार सरकार ने जो प्राथमिकताएं निश्चित की है या सरकारों ने जो प्राथमिकता निश्चित करने का ध्येय रखा है, उसके अनुसार काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये काम बढ़ना चाहिए। आज अकेले मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर करीब करीब 90 अनुसूचित जनजातियां हैं
जो पहले 24 हुआ करती थी, संख्या बढ़ी है। 1,53,00,000 आदिवासी मध्य प्रदेश में हैं। जो हमारे जनजाति प्रतिशत का कितना आएगा सर वो देख लीजिए। उस अनुसार भी जो जनजातीय संख्या में जागरूकता आई है वो केवल और केवल संविधान के कारण ही है। आज हमारे पीछे गरीबी है, उसके पीछे अशिक्षा है, उसके पीछे हमारा जो मुख्य कारण है वो है पॉपुलेशन। हमारी देश की जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, संसाधनों की कमी हमेशा होती रहेगी और जो सवर्ण और बहुसंख्यक लोग हैं उन सुविधाओं का लाभ लेते रहेंगे और अल्पसंख्यक जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों का जो प्रतिशत है वो कम है, तो वो सुविधा और संसाधन उनके पास समय की मांग के अनुसार धीरे धीरे पहुंचेंगे। इसके लिए मेरा ये कहना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और अनुसूचित जनजातियों में भी कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो वेल डेवलप हैं, बहुत उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच गई है और वही परिवार और वही जनजाति के लोग आगे ले रहे हैं। कुछ जनजातियां अति पिछड़ी हुई हैं। मैं छत्तीसगढ़ सरगुजा संभाग में देखा हूं कि कुछ जनजातियों को कुछ भी मालूम नहीं है। शासन काम कर रहा है, उन्होंने मान लो नल जल योजना के लिए कोई काम किया तो वो गांव के लोगों को वो पसंद नहीं है, उनके अपना, क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति को पूजने वाला है, प्रकृति का उपासक रहा है, वो अपने त्यौहार, अपनी तीज, अपना सब कुछ करता है। उसके बीच में अपने ही लोगों को, अपने जनजाति बंधुओं को ही आगे आकर के उनको जागरूकता करनी पड़ेगी और जनगणना के आधार पर यह प्रतिशत निश्चित करना पड़ेगा कि हम किस आधार पर उनका सही माने में विकास कर सकते हैं। तभी हमारा विश्व आदिवासी दिवस मनाना सार्थक होगा, ताकि हम प्लान कर सकें कि आज केवल शिक्षा, संगठन और इसके आधार पर हम मांग करते रहेंगे तो वो नहीं चलेगा। हमको हमारी जैसा गोंड है, भील है, सिहारा है, अब हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी जी संथाल जनजाति की झारखंड से हैं, तो प्रदेश वाइज और उसके ब्लॉक वाइज आज पूरे भारत में करीब करीब 504 विकास खंड आदिवासी घोषित हैं। प्रत्येक विकास खंड में एक विशिष्ट जनजाति है। हमारे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और बैतूल जिले के खकनार और खालवा ब्लॉक में कोरकू जनजाति निवास करती है। तो कोरकू जनजाति के लिए क्या क्या प्लानिंग होने चाहिए, क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, ये वहाँ का जिला प्रशासन और वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ लोगों ने भी आगे आकर के ये बताना चाहिए कि ये काम होने चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारा खकनार आदिवासी विकास खंड का और खालवा विकास आदिवासी खंड का व्यक्ति पूना जाता है। आज हमारे यहाँ बसें नहीं चलती थी, आज से 10 साल पहले पूना जाने वाली बसें नहीं थी, लेकिन आज सारे कोरकू युवा लोग जीन्स की पैंट, टी शर्ट और चश्मा लगा करके आपको पूना में मिलते हैं। मेरा पूना आना जाना रहता है, मैं पूछता हूँ बच्चे कहाँ से हो, तो वो बराबर बताते हैं कि यहाँ से आए। इसका कारण क्या है कि हम उन्हें स्थानीय रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हमको स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि जो उनके स्वभाव के अनुकूल है, जो उनके ग्रामीण अनुकूल है, तब हम उनको यहाँ रोक पाएंगे, समझा पाएंगे, तब वो बच्चे शिक्षित होकर के यहाँ काम करेंगे, तभी हमारा विश्व आदिवासी दिवस मनाना सार्थक होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि हमें भी आगे आकर के जनप्रतिनिधियों को बार बार बोलना पड़ेगा, तब जाकर के उनके कान खड़े होंगे। उनका अपना एजेंडा है, लेकिन हमें समाज के लोगों को भी, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी अपना एजेंडा लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। इतना ही मैं इतना कहूँ, इस अवसर पर कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहूँगा सर, कोई गाना गीत वगैरह है? सर उससे पहले मैं 2 बातें और कहना चाहूँगा। हमारे क्षेत्र में, बुरहानपुर क्षेत्र और निमाड़ क्षेत्र में जो आदिवासी कोरकू समाज, भील समाज, भिलाला और बारेला समाज है, इन समाजों को अभी क्या चल रहा है कि जो अदर समाज वाले हैं वो हमारे भोला भाला समाज जैसा कहा है, सबको मालूम है कि वो इतना सीधा है कि उसे कुछ भी बता दो तो हाँ जी, इसके सिवा कुछ आता नहीं है। सर अभी देखा हमने बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कोरकू समाज के, भील भिलाला समाज की लड़कियों से अदर समाज शादी कर लेता है और उसके नाम से 20-25 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ से ज़मीन ले रहे हैं। सर करोड़पति हो गए हो, क्योंकि इधर ज़मीन, आदिवासी की ज़मीन बहुत सस्ते दाम में है, क्योंकि उसके लेवाल दूसरे समाज ले नहीं सकते और इसकी वजह से बहुत सारी ज़मीन चले गई। और दूसरी बात यह है कि इन पर रोक लगना चाहिए, इनका सर्वे होना चाहिए कि वो सभी लड़कियां, वो सभी परिवारों को हम क्या करेंगे, उस परिवार को अलग कर देंगे। हमारा समाज कहता है कि उसको समाज से हटा दो, उसको हटा के उसके साथ क्या करेंगे, पहले से तो वो दयनीय अवस्था में है और कितना दयनीय करेंगे सर।
तो शासन ने इसकी सुध लेना चाहिए। हमारे बुरहानपुर क्षेत्र में सर मेरे गिनती में बहुत सारे केसेस है, गांव के गांव सब खत्म हो गए सर। और उन अदर समाजों ने जो अच्छे पैसों से अच्छे हैं, उन समाजों ने उन लड़कियों को पैसे दे करके खरीद लिया और उन लड़कियों के नाम पर, क्योंकि वो आदिवासी है, खेती खरीद ली और हमारी ही खेती खरीद कर हमें दयनीय अवस्था में ला दी, क्योंकि थोड़ा सा लालच और ब्याज ऐसे उल्टे सीधे, क्योंकि उनकी खेतों में हम ही को काम करना पड़ रहा है। और इस तरह से ये मुद्दा इतना ज्वलंत है सर, इसकी बहुत पीड़ा है। हमारे सभी कार्यकर्ता इस चीज़ को जानते हैं, तो इस पर रोक लगना चाहिए सर। मैं शासन को आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इसका सर्वे हो और बाकायदा सभी कौन कौन सी लड़कियां गई है उनके नाम पर कितनी खेती खरीदी गई है और कौन से कहाँ कौन से क्षेत्र है, उनका सर्वे होना चाहिए। दूसरी बात सर ये है कि हमारे क्षेत्र में या धुलकोट बोरी ये हमारा बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क्रिश्चियन लोग भी आ गए हैं। इन्होंने क्या, इनको भी पैसे दिखा करके, एक रोटी के लिए कौन क्या नहीं करता सर। वो भूखा व्यक्ति, उसे पैसा दिखाओगे वो जाएगा, वो जो कहेगा तो वो करेगा। बस इसी वजह से बहुत सारा धर्मांतरण हो रहा है। और हमारे समाज को धर्मांतरण के नाम से, धर्मांतरण में भी बहुत सारे लोगों को काटा गया है, मतलब बहुत सारे हट गए हैं पूरे समाज से। हमारा समाज को कम करके उसको ख़त्म करने के पीछे बैठे सर, लालच दिखा करके। अरे वो समाज तुम्हें क्या गिनेगा, हम गिनते हैं, हमारे पास आओ, हम तुम्हें ये देते हैं, हम शिक्षा देते हैं। और सर ऐसे बहुत सारे केसेस है कि लड़कियां जब जाती है तो हमारे समाज को ही भूल जाती हैं। और सबसे ज़्यादा लड़कियों के साथ ऐसा हुआ सर। लड़के तो पढ़ते हैं उनके पास में दिखावे के लिए और वापस चले आते हैं, क्योंकि वो बदल नहीं पाते हैं इतने आसानी से। और लड़कियों को तो वो पता नहीं कहाँ चले जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए सर, और इसलिए इसके तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्रिश्चियन तरफ सबसे ज़्यादा लोग हमारे क्षेत्र में हुए हैं। यह महाराष्ट्र से लगा बॉर्डर है, एक भाल्याअंजन करके इधर गांव है, महाराष्ट्र बुल्ढाना जिले में आता है। यहाँ का पूरा क्षेत्र बारेला समाज है। बारेला समाज के लगभग 90 से 95% लोग क्रिश्चियन बन गए हैं। और उन्होंने क्योंकि उनके ड्रेस और उनके बच्चों को जब हम पूछते हैं कि रे अपना दिवासा कब आ रहा है, कह रहे अपनी होली कब आ रही है, बोले क्या नहीं, होली वो होगी जब लोग मनाएंगे तो हम कर लेंगे। दिवासा न नवाए न कोई चीज पता ही नहीं उनको, भूलते जा रहे हैं। आदिवासी संस्कृति भूल चुके लोग जी, भूलते जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसी शिक्षा दी जा रही है सर, उनका माइंड वॉश जैसा हो रहा है। तो ये दो मुद्दे हैं जिन पर सरकार ने ध्यान देना चाहिए, हम कुछ नहीं कर सकते सर। आरएसएस और कई शाखा ये भी आपके बीच में घुसपैठ हो रहा है कई क्षेत्र में, वो भी अपनी संस्कृति फैला रही है, तो हमारी संस्कृति कहाँ जाएगी? हाँ, हमारी संस्कृति के बारे में सोचने वाला सिर्फ हमारा समाज है और हमारे जनप्रतिनिधि है। और हम जब सोचते हैं तो हमारी सोच यहाँ तक रहती है, हम यहाँ बोल सकते हैं, उसे बकवास कहेंगे ये लोग, हमारी बात उनके लिए बकवास है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी बातें आपके जैसे, मैं आपसे विनती करता हूं कि आपके जैसे ऐसे और चैनल को आप भी तैयार करें और हमारी आवाज़ पहुंचाए, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते हम पैसे दे के लेंगे सर। तो आज आपने जो, आपका बहुत धन्यवाद करता हूं मैं कि आपने मेरी आवाज़ इस माध्यम से पहुंचाई है। और ये दो ज्वलंत मुद्दे हैं, इन पर रोशनी डालना चाहिए, इसकी तरफ देखना चाहिए सरकार ने। अंत में मैं कहूँगा सरकार को ये गाना समर्पित करता हूँ। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। कोठियों से मुल्क की मैयार को मत आकिए, असली हिंदुस्तान तो गाँव में ही आबाद है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहोगे अंत में आप? क्या नाम है अपना? जोहार, सभी को जोहार। जोहार से हम अभिवादन करते हैं। और आज हम आदिवासी, हमारा 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, तो बहुत खुशी है हमको कि कैसे क्या ये वो सब बहुत, यानी सभी धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। तो सभी भाई बहनों और माँओं को बहुत बहुत बधाई हो 9 अगस्त आदिवासी विश्व दिवस का। ये तो तमाम आज हमने यहाँ पे विश्व आदिवासी दिवस की महत्व एवं वर्तमान में आदिवासी समाज की स्थिति पर हमने चर्चा करी। क्योंकि अगर देखा जाए भारत का संविधान, अगर मैं देखा जाए तो इंडिया इज़ द भारत, भारत द इंडिया,
नाम है, लेकिन फिर भी लोग अक्सर भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। हम ही संविधान कई ये अगर देखा गया है। और जहाँ तक बात अगर कही, जैसे भाई ने अभी गीत गा के कहा कि आज भी हम गुलाम हैं, तो ये बात को अन्ना भाऊ साठे की अक्सर एक बात आती है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, तो 16 अगस्त को अन्ना भाऊ साठे ने मुंबई के अंदर ही कहा था, देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है। सबसे पहले आवाज़ अन्ना भाऊ साठे ने ही देश में बुलंद करी थी। क्योंकि अगर इन तमाम मुद्दों को लेकर लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल आपके बीच में अक्सर हम चर्चा करते रहते हैं, और ऐसी मुद्दे अक्सर हम आपके बीच में उठाते रहेंगे। मध्य प्रदेश में कई जिलों में भी हम ऐसी चर्चा आपके बीच में आती रहेगी, क्योंकि कर सको ये तमाम बातें जो चर्चा वाली है, या लॉर्ड ऑफ द टीवी चैनल ही अक्सर इस मुद्दों पर अपनी बातें रखती है। क्योंकि गमों की आगोश में जो पलते हैं वही तूफानों का रुख पलटते हैं। लाख बिछे रास्ते पर कांटे चलने वाले जरूर चला करते हैं। मैं एक सहयोगी साथी मुश्ताक भोपाली और सुरेश वानखेड़े के साथ में मैं अनिल सोले। देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। जय भीम, जय भारत।